तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड। ठीक है। ब्लड को हिंदी में कहते हैं रक्त। क्या कहते हैं? रक्त। और इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि है खून। क्या कहते हैं? खून, लहू और रुधिर। ठीक है। रुधिर। तो कितने सारे हैं जिन नामों से हम लोग इसको जानते हैं। रक्त, रुधिर, लहू और खून। ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा और जान लें कि रक्त क्या है। यदि क्वेश्चन देता है कि रक्त क्या है, तो बताना है रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड। क्या है? प्राकृतिक कोलाइड। अभी कोलाइड क्या है इसके बारे में जाने, है ना? क्योंकि बहुत से बच्चों का भी ये एक बार डाउट आ गया होगा, कोलाइड क्या है। सर ने अभी कहा कि कोलाइड क्या है। तो कोलाइड का मतलब होता है किसी चीज को जैसे कि छान लिया जाए, जैसे दूध को यदि हम छान लेंगे तो उसमें से मलाई निकलेगी। ठीक है। तो वही एक प्रकार का क्या है? कोलाइड। तो रक्त एक प्रकार का वैसा ही कोलाइड है। ठीक है। जैसे उदाहरण है। तो फिर आगे कहता है कि रक्त क्या है, फिर आगे अगर पूछिए तो बताना है रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है। तो दो तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं कि एक तो अगर पूछिए कि रक्त क्या है तो बताना है कि प्राकृतिक कोलाइड है, या तो आपको बताना है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। है ना? कनेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि सभी शरीर को एक जगह पर जोड़ के रखता है ना। क्योंकि रक्त क्या है, हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है और पूरे शरीर में विद्यमान है। और जहां पर भी रक्त की कमी आ जाती है, या मान लेते हैं कि हम लोग सो जाते हैं, तो सोने पे क्या होता है कि वो अंग दब जाता है यदि, और वो दब जाएगा तो वहां पर रक्त का स्राव कम होगा, जिस कारण उसमें क्या हो जाती है, थोड़ी देर के लिए वो शून्य पड़ जाता है ना। जिसको हिंदी वो देहात में क्या कहते हैं? झुनझुनी चढ़ गई, है ना। तो फिर आगे कहता है कि रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। यह क्षार होता है। ठीक है। फिर आगे कहता है कि पुरुषों में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो बताना है 5.5 लीटर। कितना? 5.5 लीटर। या बताना है 5.5 लीटर होती है। फिर आगे कहता है महिलाओं में रक्त की मात्रा कितनी होती है। महिलाओं में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो बताना है 5 लीटर, या पुरुषों से आधा लीटर कम। क्या बताना है? पुरुषों से आधा लीटर कम, या तो 5 लीटर। साफ साफ ऐसे बता सकते हैं। फिर आगे एक और सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कहता है क्वेश्चन कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है। कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बताया था हम लोगों ने साइटोलॉजी, है ना। कोशिका का अध्ययन क्या था? साइटोलॉजी। उसी तरीके से कहता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा, या ब्लड का अध्ययन तो बताना है सेरोलॉजी। ठीक है। या हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ठीक है। फिर आगे हम लोग जाने कि रक्त का पीएच अभी आ गया, मतलब यहाँ पे उसी तरीके से पीएच के बारे में ही जान रहे कि क्या होता है ना। तो बताना है कि रक्त का पीएच क्या होगा। यदि रक्त 7 से ऊपर आ जाए, ठीक है, यदि 7 से ऊपर होगा तो वह बेस होगा। क्या हो जाएगा? बेस। और यदि वह 7 से नीचे आ जाएगा पीएच, तो कितना हो जाएगा? एसिड। कैसा हो जाएगा? एसिड। और या तो 7 पर ही रह जाए, मतलब 7 पर ही हो जाए, तो उसको बताना है न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक और तरीके से जान ले, यह तो इस तरह से भी दे सकता है कि रक्त, अब ये जो चिड़िया बनी होती है, तो चिड़िया का जो मुख होता है वो जिस ओर होगा वो उसका मतलब क्या होता है सर? वो ज्यादा है ना। तो बताना है कि चिड़िया का मुख किस तरफ है? 7 की तरफ। तो यानी 7 से ज्यादा है, वो 7 किससे ज्यादा है? पीएच से। तो पीएच से ज्यादा यदि 7 है तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय। जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे जाना था ना कि 7 से अधिक ऊपर या 7 से ज्यादा हो जाएगा पीएच, तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। और यदि 7 से कम हो जाएगा, है ना, 7 से कम, तो बताना है कि अम्लीय। और यदि कह दिएगा कि 7 पर ही हो जाए, मतलब 7 के बराबर ही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उदासीन। ठीक है। तो अब यानी आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि पीएच के बारे में यदि पूछ देगा तो हमको ये चीज पता हो जाएगी। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो ये भी नहीं बता पाते। तो फिर आगे कहता है कि रक्त का निर्माण किसमें होता है, तो बताना है रक्त का निर्माण दो तरीके से होता है। ठीक है। रक्त का निर्माण दो तरीके से होता है। पहला कि बच्चों में, इसमें बच्चों में, तो बताना है कि बच्चों में रक्त का निर्माण
लीवर के यानी यकृत के मेसोडर्म में होता है। यकृत के कहाँ पे होता है? मेसोडर्म में। ठीक। और यदि पूछ देगा कि वयस्कों में मतलब बड़ों में, तो बताना है वयस्कों में रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है। क्या होता है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा में। तो ये हड्डियों के बीच होता है। जैसे क्या है, ये हड्डियां होती है ना, ऐसे ऐसे हड्डी, है ना। तो इस हड्डियों के बीच में ऐसे एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि वही कहलाती है बोन मैरो। ठीक है, जब हड्डियों को तोड़ करके उसमें देखते हैं अंदर, इस तरीके की जालीनुमा संरचना पाई जाती है, वही होती है बोन मैरो या अस्थि मज्जा। इसी में इसका रक्त का निर्माण होता है सबसे तेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि रक्त में का निर्माण कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा और किन में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो बच्चों में यकृत के लिसोजाइलम में और बड़ों में बोन मैरो में। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों, ये क्या होता है? तो रक्त में कॉमन सी बात आती है कि रक्त स्टोर कहाँ रहता है, मतलब एकत्रित कहाँ रहता है। जैसे देखो, हम लोग जान रहे थे कि जल एकत्रित कहाँ रहता है, तो बैक्टीरिया उसको जल को एकत्रित करता है कोशिकाओं में, है ना, कारखाने से पढ़े। तो इसमें बताना है कि जल एकत्रित यानी स्टोर कहाँ रहता है, तो बताना है स्प्लीन में जमा रहता है। कहाँ रहता है? स्प्लीन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्लीहा या तिली। क्या कहते हैं? प्लीहा या तिली कहते हैं। यह हमारे शरीर के बाईं ओर होता है। किस ओर होता है? बाईं ओर। दाईं ओर होता है लीवर। बाईं ओर, दाईं ओर क्या होता है? लीवर। दाईं ओर इसलिए क्या कहते हैं कि अगर चक्कू को कोई मारता है तो अंदर को निकाल सकता है, और वहीं पर यह मार देता है। अगर चक्कू कोई मार देता है तो उसको ऐसे लगा के जाओ डॉक्टर के पास, कहते मार दिया है तो है ना, तो हटा कर दो पर कर देगा। और लीवर को हमको पता है, लीवर जल्दी से अपनी कोई काम कर लेता है, पता ही ठीक कर लेता है। लेकिन एस्पिरिन ऐसा नहीं है। एस्पिरिन में ये नहीं लगा तो तुरंत वहां से ब्लड बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने जाना है कि ब्लड का स्टोरेज कहाँ होता है, तो बताना है एस्पिरिन में। ठीक है, और ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, तो बताना है एस्पिरिन को ही ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ग्रेवयार्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो भी बताना है एस्पिरिन को ही। ठीक है, अब ग्रेवयार्ड क्या है, तो बताना है कि रक्त का कब्र, या कहा जाए कि आरबीसी, आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं। ठीक है, या आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो बताना है एस्पिरिन। ठीक, या ग्रेवयार्ड। तो मतलब जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, कुछ भी चीजें अगर खराब हो जाती हैं तो उनको हम लोग बाहर कर लेते हैं उस सर्जन की क्रिया के द्वारा, है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब ये रक्त में कोई भी अगर खराब हो जाएगा, मान लो प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, है ना, या कोई भी ये तत्व अगर खराब हो गए और वो रक्त के अंदर ही रह गए, तो हमारे शरीर में क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि रक्त जाकर के कहाँ एकत्रित हो जाते हैं खराब पदार्थ, तो बताना है एस्पिरिन में। ठीक है, तो इसीलिए एस्पिरिन को ही रक्त का क्या कहते हैं, कब्र कहते हैं। रक्त का कब्र भी कहते हैं और रक्त का ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं पर जाकर सबसे ज्यादा ब्लड का निर्माण भी होता है और यह स्टोर भी रहता है। और बताना है कि स्पिन में ही रक्त के सभी अनावश्यक पदार्थ आकर के एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग जाने कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी, तो बताना है विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी? विलियम हार्वे ने। तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने करी। तो रक्त कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है, तो बताना है 180 से लेकर के 200 ग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है? 100। तो अभी तक हम लोगों ने जाना बच्चों कि रक्त क्या था, है ना, और रक्त के क्या क्या भाग थे, क्या क्या कार्य थे। अब हम लोग जानेंगे कि रक्त जो होता है यह दो प्रकार का होता है। रक्त कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। तो पहला होता है प्लाज्मा। क्या होता है?
प्लाज्मा, इसको हिंदी में भी कहते हैं प्लाज्मा, और एक होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन, या इसको हिंदी में कहते हैं रुधिराण। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? रुधिराण या कार्बन। ठीक है, तो अब हम लोग जाने इनके बारे में कि कार्बन क्या होते हैं, प्लाज्मा क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो बताना है प्लाज्मा जो होता है यह में 60 मतलब 55 से 60% होता है। ठीक है, प्लाज्मा की मात्रा कितने परसेंट होती है तो बताना है 55 से 60%। फिर कहता है कि इसकी कितनी होती है तो बताना है 40 से 45%। ठीक है, तो ये है ये परसेंट की मात्रा। अब आगे आता है कि इसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? दो प्रकार के। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बो जेन। प्रोथ्रोम्बिन होता है या प्रोथ्रोम्बो जेन। ठीक है, तो या इसमें जेन जो प्रोथ्रोम्बो जेन या प्रोथ्रोम्बिन, और दूसरा होता है फाइब्रिन या फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिन या फाइब्रिनोजेन। तो इसके बारे में जानेंगे प्रोटीन करते क्या है तो बताना है कि यह दोनों प्रोटीनों का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को अभी ये सब चीजें पता होंगी कि रक्त का थक्का कौन बनाता है, तो तभी ज्यादातर बच्चों का यही होता है कहना कि विटामिन, क्या कहना होता है, विटामिन ए के कारण होता है ना। विटामिन ए का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक? तो हम लोग इसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि विटामिन के का कोई कार्य नहीं होता रक्त का थक्का बनने में। ठीक? तो आओ चलो जानेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि रक्त का थक्का बनने में विटामिन के का कार्य कैसे नहीं होता है ना। तो इससे पहले, लेकिन पहले अभी हम लोग जान लें इसके बारे में कि जब ये सबका एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि जब ये लोग वायु के संपर्क में आते हैं, जिसके इस संपर्क में वायु के संपर्क में आते हैं तो ये सब क्या करते हैं कि ये तुरंत थक्का बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक, अभी हम लोगों से क्या होता है कहीं पर भी यदि थोड़ा सा कट जाता है, ठीक है, तो कटता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं फूंक देते हैं। फूंकेंगे या तो खुद हमारे शरीर हर जगह पे विद्यमान है वायु, है ना, तो इसलिए क्या होता है कि वो वायु जैसे ही टच करती है ब्लड पे वैसे ये क्या होता है कि यहाँ पर जमना शुरू हो जाता है ना। तो आगे फिर जाने इसमें एक और होता है प्रोटीन जिसका नाम है हेपेरिन। क्या नाम है? हेपेरिन। अब ये क्या करता है, ये वायु के संपर्क में यदि आया, ठीक है, यदि वायु के संपर्क में आया तो ये नष्ट हो जाता है, यानी ये मर जाता है। ठीक है, अब ये संपर्क में आते हैं क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं। लेकिन ये वायु के संपर्क में आया ये नष्ट हो जाता है, और इसका कार्य होता है रक्त का थक्का ना बनने देना। ठीक है, अभी ये दोनों का कार्य क्या है कि रक्त का थक्का जमाएंगे, और ये क्या करेगा, रक्त का थक्का नहीं बनाने देगा। तो इन दोनों का क्या होता है, तालमेल बहुत ही गड़बड़ है ना। तो इसलिए क्या होता है जब वायु के संपर्क में आता है तो ये मर जाता है, जिसके कारण किसी के ऊपर ये दोनों रक्त का थक्का बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि हम लोग कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं तो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो कहते नहीं कि अगर जाने नहीं दे हुए तो क्या कहते हैं कि तुम्हारी लाश परसों की जाके जाए, क्या जोड़ है। तो वही ये है, ये लोग तो कहते हैं बार बार कि तुम हट जाओ, अगर ये कहता है नहीं हम थक्का नहीं बना देंगे तो कहते हैं ठीक, बट जैसे तुम मरोगे तुम्हारी लाश पर ही हम लोग थक्का बने। ठीक है, और ये जैसे ही वायु के संपर्क में आता है वैसे मर जाता है, और इसके ऊपर ये सब लोग तुरंत रक्त बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम लोग सुई वुई लगवाने जाते हैं कहीं पर भी, है ना, तो वहां पर क्या करता है कि जो डॉक्टर होता है वो सुई लेता है और उसमें ऐसे करके करता रहता है ना। और जब ऐसे करके देखता है वो क्यों देखता है, क्योंकि वो एयर निकालता है उसमें, है ना। एयर क्यों निकालता है, क्योंकि वही एयर यानी वायु यदि चली गई कहाँ पे, हमारे नसों में, और नस में किसके पास चली गई, ब्लड के हेपेरिन पे, तो हेपेरिन तो वहां पे मर जाएगा,
और इनका कार्य क्या है कि जैसे ये मरेगा उसकी लाश पति बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि यदि मान लेते हैं कि ये नस है, यहाँ पर यदि वही बुलबुला चला गया है ना, इंजेक्शन के साथ बुलबुला चला गया और वो धीरे धीरे जाते 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 जैसे इसमें टकराएगा वैसे ये यहाँ पे मर जाएगा। और यहाँ के आसपास के जितने भी होंगे ये प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बोजेन और साइटोजेन, ये दोनों इसको उसके ऊपर रक्त का बनाना शुरू कर देंगे। अगर ये रक्त का थक्का अंदर ही बना देंगे तो रक्त जाएगा कैसे? ये भी बात है कि नहीं कि रक्त का थक्का अगर बना दिए अंदर तो रक्त जाएगा कैसे? और यदि ये जा नहीं पाएगा तो हमारे शरीर में हृदय तक पहुंच ही नहीं पाएगा रक्त सही से, जिस कारण हृदय पंप ही नहीं कर पाएगा। और एक टाइम आएगा कि जिसके कारण क्या हो जाएगा कि हार्ट अटैक आएगा और हम लोगों का टिकट ऊपर, ठीक है। तो इसलिए जरूरी क्या है कि हम लोगों को बहुत ही सावधानियों से इसलिए डॉक्टर लगाता है सुई, या खुद ही आप लोग जाएं तो क्या करें कि वहां पर खुद ही देख करके निकाल के लाओ, इधर हम खुद ही कर ले रहे हैं तो मेरे को देख देख के कर लो अच्छे से, ठीक है। तब फिर से पकड़ा के एक बार फिर से दे दो कि आप भी चेक कर लीजिए एक बार सही से किए हैं कि नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा न कर पाओ। तो इस तरीके से हम लोग जान लेंगे कि ये रक्त में ये तीनों प्रोटीनों का कार्य क्या होता है ना। अब इसी तरीके से इसके जो भाग होते हैं इनका भी कार्य क्या है, तीन भाग होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है उसको कहते हैं, ये इसको मिटा ही दे तभी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें देखो ये जो होता है ये तीन प्रकार का, पहला होता है आरबीसी, सबको पता है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट, है ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट, तो इनके बारे में जाने। तो आरबीसी का सबको पता है, फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पल, क्या होता है रेड ब्लड कार्पल या लाल रक्त कणिका, क्या कहते हैं लाल रक्त कणिका। और इसको क्या कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, क्या कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। तो चलो जाने, तो इसको क्या कहेंगे रेड ब्लड कार्पल, है ना। और इसको क्या कहेंगे व्हाइट व्हाइट ब्लड कार्पल, ठीक है व्हाइट ब्लड कार्पल। और इसको क्या कहेंगे इसको हिंदी में क्या कहेंगे लाल रक्त कणिका, है ना। इसको क्या कहेंगे श्वेत रक्त कणिका। इस तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि इसको कहा क्या जाएगा, है ना। फिर आगे जान लें कि इनका एक नाम जिसको कहते हैं रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो इनका रासायनिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। और इसका क्या होता है ल्यूकोसाइट, और इसका होता है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना जान लिया कि इनका रासायनिक नाम क्या होता है। अब देखो ये चीज हमें कॉमन समझ लो कि हम लोग खाली पढ़ के जाते हैं, परीक्षा में जाएंगे तो क्या पढ़ के जाएंगे आरबीसी, है ना। लेकिन वो क्या दे देगा कि एरिथ्रोसाइट। अब अगर मान ले कि ये चीज अगर पूछ देता है कि रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो हमको पता है कि 5 मिलियन या 50 लाख, कितनी होती है 5 मिलियन या 50 लाख होती है। इसकी रक्त में कितनी मात्रा होती है बताना है 10,000, ठीक है 8 से 10,000 होती है। और इसकी कितनी होती है तो बताना है 2 लाख, है ना। कितनी 4 लाख होती है, इतना पता है। अब इसमें देखो कॉमन चीज क्या समझ आएगा, ये हम लोग ने पढ़ा क्या कि आरबीसी। अब वहां पे दे देगा क्वेश्चन क्या कि रक्त में, यहाँ से देखो वहां से जब देता क्वेश्चन तो ऐसे नहीं देता कि डायरेक्ट दे दे कि आरबीसी की संख्या बताएं, ये दे दे वहां से घुमा के देगा। तो कैसे, तो कहेगा कि रक्त के रुधिराणु में एरिथ्रोसाइट की संख्या बताएं, रक्त के रुधिराणु में एरिथ्रोसाइट की संख्या बताएं, यही
तब हम लोग क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि रक्त के रुधिराणु कहाँ पूछ दिया है ना। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को ये नाम भी पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए बताना क्या कि यदि कहता है रक्त के रुधिराणु में आरबीसी की संख्या या कहता है एरिथ्रोसाइट की संख्या, तो बताना है 5 मिलियन या 50 लाख होती है। तो यही अगर कह देगा कि रक्त के रुधिराणु में ल्यूकोसाइट की संख्या तो 10,000 और अगर थ्रोम्बोसाइट की संख्या तब भी 2 लाख। तो इस तरीके से हम लोग अगर बता देंगे तो सीधा फिट, है ना। नहीं तो हम लोग अगर ये नहीं पढ़ के गए हैं तो हम लोग फिर नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इतना हम लोगों को पता चल गया कि ये क्या है ना, ये भी भाग क्या होते हैं और ये क्या क्या है। अब एक चीज कॉमन क्या है, ये कहेगा प्लाज्मा किस कलर का होता है, तो बताना है पीला, जैसा पीला, ठीक है। और ये कार्बन कैसा होता है, तो बताना है लाल, कैसा रहता है, लाल, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लिए ये पीला कैसे होता है, लाल कैसे होता है। तो देखो अभी हमारे थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि एक ये बना हुआ, एक ऐसे बना हुआ है और फिर कोई व्यक्ति है जो पकड़ के रखा हुआ है ना। तो उसमें कुछ पार्ट देखोगे पीला इतने पर से दिख रहा है और कुछ पार्ट है यहाँ का लाल दिख रहा है। इतना पार्ट कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा पीला, और इतना पार्ट दिख रहा है थोड़ा लाल। वो क्यों है, जब हम लोग ब्लड की जांच करवाने जाते हैं तो डॉक्टर निकालता है एक इतने बड़े जार में, ठीक है, उसको निकालता है और ब्लड को निकाल करके उसको थोड़ा सा ऐसे कर करके फिर रख देता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वही रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर चला आता है और जो रुधिराणु होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि रुधिराणु क्या होते हैं, भारी पदार्थ होते हैं और प्लाज्मा थोड़ा सा हल्का पदार्थ होता है, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि जैसे हमारे जहाँ पे सब्जी बनाते हैं सब लोग, तो सब्जी बनाते हैं तो उसमें तेल डालते हैं। अब तेल जब तक रहता है तो ऐसे जब तक डुलाते रहते हैं ऐसे तब तक हमको नहीं दिखता है तरी में, है ना। बट क्या होता है जब थोड़ी देर बाद तरी को रख देते हैं तो उसमें तेल की मात्रा जो होती है वो ऊपर आ जाती है और तेल हमको ऊपर ही दिखाई देने लगता है, क्योंकि तेल कैसा होता है, पीला, है ना। तो उसी तरीके से ये, तो यही हम लोगों को पीला धीरे धीरे चलाता है ऊपर, इस कारण हमको दिखने लगता है प्लाज्मा। तो समझ आए। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं या बहुत से लोग कहते हैं क्या कि हम लोग जाकर के ब्लड में की जांच करवा के आए हैं। तो हम लोग ब्लड की जांच करवाने नहीं जाते हैं, हम लोग जाते हैं प्लाज्मा की जांच करवाने। क्या की जांच करवाने, प्लाज्मा, क्योंकि वो रक्त के रुझान में ज्यादा जांच ही नहीं करता, वो करता है रक्त के प्लाज्मा के सीरम, किसकी जांच करता है, प्लाज्मा में सीरम की जांच करता है, ठीक है। वो सीरम सीरम से ही पता कर लेता है कि क्या क्या चीज है। अब देखो एक चीज और समझे, यदि चाहे वो तो डायरेक्ट प्लाज्मा को निकाल सकता है ना। लेकिन यदि डायरेक्ट निकालेंगे ना तो बहुत ज्यादा दर्द होगी और वो दर्द सब नहीं सह पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो ये नहीं चाहता कि ज्यादा दर्द हो, इसलिए डॉक्टर क्या निकाल देते हैं कि रक्त में रुधिराणुओं को भी निकाल लेते हैं कि आपको वो दर्द भी ना हो और ये जल्दी भी निकल आता है। नहीं तो यदि डायरेक्ट प्लाज्मा निकालेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम भी लगता है और ज्यादा दर्द भी होता है, ठीक है। तो इसलिए होता है कि रक्त निकाला जाता है दोनों को साथ और थोड़ी देर बाद से जांच करके बता देते हैं कि आपके रक्त में इसकी कमी कितनी थी, इसकी संख्या कितनी हो गई, इसकी संख्या कितनी हो गई, है ना? तो जल्दी से इसको लिख लो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।